अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर वजाहत। आज हमने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी बताया गया था कि नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम टेस्ट या सेल्फ को डिस्कस करेंगे। तो जिसमें से आपको रिकमेंड किया गया था कि आप लोगों ने अपनी टेक्स्ट बुक्स अपने पास रखनी है। तो आप लोगों ने अपनी चैप्टर नंबर 2 उसकी जो टेस्ट या सेल्फ नंबर 2.1 है उसे ओपन करेंगे पेज नंबर 30 के ऊपर। तो तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस करना तो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे टेस्ट या सेल्फ के उन्हें आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो आपका टेस्ट सेल्फ 2.1 है इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमें डिस्कस करना है वो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन हमारा है हु डिस्कवर्ड एन इलेक्ट्रॉन अ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस किस ने डिस्कवर किया वो डिस्कस करना है। तो चैप्टर नंबर 2 के इंट्रोडक्शन ही के अंदर बताया गया है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें जे थॉमसन ने 1897 के अंदर डिस्कवर किया, जबकि जो प्रोटॉन थे उन्हें गोल्डस्टाइन ने 1886 के अंदर डिस्कवर किया, जबकि जो न्यूट्रॉन्स हैं उन्हें चैडविक ने 1932 के अंदर डिस्कवर किया। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 था जिसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की बात की, एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर लेते हैं। जे थॉमसन ने 1897 के अंदर इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, प्रोटॉन को गोल्डस्टाइन ने 1886 के अंदर, जबकि न्यूट्रॉन को चैडविक ने 1932 के अंदर डिस्कवर किया। इसी टेस्ट सेल्फ का क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 होगा, हाउ डज इलेक्ट्रॉन डिफर फ्रॉम अ न्यूट्रॉन, कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूट्रॉन से कैसे डिफर होते हैं। तो इन्हीं की डिस्कवरीज के बारे में आपने पढ़ा हुआ था, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। तो उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसमें से हमने ये ऑब्जर्व किया कि जब से हम इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से पास आउट करते हैं, ये पॉजिटिव फील्ड की तरफ क्या पॉजिटिव प्लेट की तरफ बैंड होते हैं, जिससे ये पता चलता है दे आर नेगेटिवली पार्टिकल्स। नेक्स्ट अगर न्यूट्रॉन्स की बात करें तो ये अगर इसे इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से पास आउट करें तो ये कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करते, विच प्रूव दैट दे आर न्यूट्रल पार्टिकल। इट मींस कि इनके ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं होता। इसके बाद अगर दूसरी हम पॉइंट की बात करें तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो 9.106 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर 28 ग्राम होता है, जबकि अगर हम मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें इनका मास जो होता है 1.674 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर -24 ग्राम होता है। अगर नेक्स्ट हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पाए जाते हैं, तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के गिर्द पर्टिकुलर एनर्जी लेवल्स के अंदर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, जबकि अगर न्यूट्रॉन्स की बात करें बेसिकली दे आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, जिस वजह से इन्हें अनदर नेम न्यूक्लियॉन्स का भी नाम दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो टेस्ट सेल्फ का 2.2 पेज नंबर जो आप देखेंगे पेज नंबर 20 और पेज नंबर 34 के ऊपर हमारे पास टेस्ट सेल्फ 2.2 मौजूद है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो हमें देखना है, क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ एक बार। हाउ वाज इट प्रूव दैट द होल मास ऑफ एन एटम इज लोकेटेड एट इट्स सेंटर। आप लोगों ने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ा था, उसका हमने एक पोस्टुलेट ऑब्जर्व किया था या एक पोस्टुलेट देखा था कि जब आप अल्फा पार्टिकल्स को पास आउट करते हैं गोल्ड फाइल के अंदर तो जो मोस्ट पार्टिकल थे यहाँ तो उसमें से जो वेरी फ्यू पार्टिकल थे जब वो न्यूक्लियस के करीब से गुजरते थे तो वो कम्प्लीटली रिबाउंस हो जाता था, जिससे ये पता चलता है कि ओवरऑल जो मास होता है किसी भी एटम का वो न्यूक्लियस के अंदर लोकेटेड होता है। अगर वो कम्प्लीटली मास वहाँ पर लोकेट ना होता तो वो जो पार्टिकल थे वो रिबाउंस होने के बजाय उसके अंदर से क्या हो जाते, पास आउट हो जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। जैसे पार्टिकल न्यूक्लियस के जाकर सट्राई करते हैं वहाँ से जाकर तो वो कम्प्लीटली वहाँ से सट्राई करने के बाद क्या हो जाते हैं, रिबाउंस हो जाते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि किसी भी एटम का जो ओवरऑल मास होता है वो उसके न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, मौजूद होता है। नेक्स्ट इसी टेस्ट सेल्फ का क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें आपने डिफरेंशिएट करना है बिटवीन क्लासिकल थ्योरी एंड क्वांटम थ्योरी। तो अगर हम क्लासिकल थ्योरी और क्वांटम थ्योरी की बात करें तो क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास कोई भी चार्ज पार्टिकल होगा तो वो कंटिन्यूसली एनर्जी क्या करता रहेगा, अपने अंदर से एमिट करता रहेगा। जब कोई भी चार्ज पार्टिकल अपने अंदर से कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट करेगा तो उसका हमारे पास एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आएगा। अब यहाँ पे स्पेक्ट्रम क्या होता है, द विजुअल डिस्प्ले ऑफ लाइट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। तो जब कंटिन्यूसली कोई भी चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूसली एनर्जी को अपने अंदर से रिलीज या एमिट कर रहा है तो उससे हमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का ये मतलब है कि जो लाइट पास आउट हो रही है उसके बिटवीन कोई डार्क पैचेस या कोई डार्क स्पेस मौजूद नहीं होनी चाहिए। जैसे नीचे एक छोटी
छोटी सी क्लिप के अंदर भी दिखाया गया है कि कंप्लीट जो रेडिएशन है वो क्या हो रही है, पास आउट हो रही है, इनके बिटवीन कोई डार्क स्पेसेस जो है वो मौजूद नहीं है। जबकि अगर हम क्वांटम थ्योरी की बात करें उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी जो चार्ज पार्टिकल होगा वो कंटिन्यूसली अपने अंदर से एनर्जी रिलीज नहीं करते। फॉर एग्जांपल अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, अगर वो किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल के अंदर क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, वो एनर्जी को ना तो एब्जॉर्ब करेंगे ना एमिट करेंगे। नहीं, बोहर एटॉमिक मॉडल के अंदर हमने इसे ऑब्जर्व किया था। जस्ट उसी वक्त इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एमिट या एब्जॉर्ब करते हैं जब वो एक एनर्जी लेवल से जंप करके किसी अदर एनर्जी लेवल में जाते हैं। तो इट मीन्स कि अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी कोई भी चार्ज पार्टिकल जो होता है वो कंटिन्यूसली एनर्जी को रिलीज या एब्जॉर्ब नहीं करता। जैसे ही वो अपने एनर्जी लेवल को इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो उस दौरान एनर्जी या तो रिलीज होगी या फिर क्या होगी, एमिट होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जब हमने कहा क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज होगी तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलेंगे, जबकि हमने क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज नहीं करते, तो उन्हें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम भी ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए। यही रीजन है कि क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी जो एटम होता है जब उसमें से इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर में जाते हैं तो एनर्जी एमिट करते हैं, फिर कुछ टाइम के लिए वहाँ पर स्टे करेंगे, जब वहाँ से अगेन डाउनवर्ड मूव करेंगे या लोअर एनर्जी लेवल में जाएंगे तब फिर क्या करेंगे, एनर्जी रिलीज होगी। तो यही रीजन है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कोई भी एटम होता है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम शो नहीं करता। बेसिकली वो कौन सा स्पेक्ट्रम शो करेगा, लाइन स्पेक्ट्रम शो करेगा। लाइन स्पेक्ट्रम क्या होगा, जिसमें बिटवीन जो लाइट है उसके बिटवीन डार्क स्पेसेस के होंगे मौजूद होंगे। जैसे डायग्राम के अंदर भी जाहिर किया गया है कि जब एनर्जी रिलीज हो रही होगी तो हमें लाइट स्पेक्ट्रम मिलेगा, जैसे एनर्जी रिलीज नहीं हो रही होगी तो डार्क स्पेस आ जाएगी। इस तरह अगेन क्या होगा, जब एनर्जी रिलीज होगी तो वहाँ पे लाइन मिलेगा, लाइन क्या होगा, लाइट प्रोड्यूस होगी। जैसे ही एनर्जी रिलीज होना स्टॉप होगी तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे हमें डार्क स्पेस मिलेगा। जी नेक्स्ट हमारे पास टेस्ट सेट नंबर 2.3 है, पेज नंबर 38 के ऊपर। इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मेनी सब शेल्स आर देयर इन सेकंड शेल। अब अगर हमारे पास फर्स्ट शेल होता है उसके अंदर 1 सब शेल होता है। अगर हमारे यहाँ पे हमारे पास क्योंकि सेकंड शेल दिया गया है तो सेकंड शेल के अंदर हमारे पास 2 सब शेल मौजूद होते हैं। पहला जो सब शेल होगा वो एस होगा और जो सेकंड सब शेल होगा दैट इज पी सब शेल। इट मीन्स कि जो हमारे पास सेकंड शेल होगा उसके अंदर 2 सब शेल हमारे पास मौजूद होंगे, एस एंड पी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, why does an electron first fill 2p orbital and then 3s orbital। अब आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की डेफिनेशन के अंदर ही देखा था, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल एंड सब शेल अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। अगर यहाँ पे हम 2p और 3s की एनर्जी लेवल की बात करें, 3s की जो एनर्जी लेवल है ये हायर है एज कम्पेयर टू 2p और एनर्जी लेवल। इट मीन्स कि जिसकी एनर्जी लेवल लो होगी पहले हम उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे, उसके बाद जिसका हायर एनर्जी लेवल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, फिल करेंगे। यही रीजन है कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रही होती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 2p के अंदर इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं, उसके बाद जो हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल होता है हमारे पास 3s ऑर्बिटल, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है, फिलअप किया जाता है। नेक्स्ट हमारा इसी टेस्ट सेल पर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 रीड कर देता हूँ, व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ फास्फोरस, राइट डाउन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आपके पास पीरियोडिक टेबल के अंदर फास्फोरस एटम मौजूद है जिसका एटॉमिक नंबर 15 बनता है। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन के 2 पार्ट बनते हैं। पहले में उस एलिमेंट का नाम पूछा गया है जिसका एटॉमिक नंबर या हमारे पास फास्फोरस गिवन है, उसका आप लोगों ने पहले क्वेश्चन के अंदर उसका एटॉमिक नंबर बताना है। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसका जो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर दैट इज 15। अब इट मीन्स कि फास्फोरस का आपके पास एटॉमिक नंबर 15 है, इट मीन्स टोटल फास्फोरस के अंदर आपके पास 15 इलेक्ट्रॉन है। तो आप लोगों ने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए आप लोगों ने एनर्जी लेवल्स के अकॉर्डिंग ऑर्बिटल्स को क्या किया गया है, डिस्कस किया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप इलेक्ट्रॉन 1s के अंदर फिल कर देंगे, उसके बाद 2s के अंदर, नेक्स्ट 2p के अंदर, नेक्स्ट 3s के अंदर, नेक्स्ट 3p के अंदर। तो आपके पास फास्फोरस के अंदर टोटल 15 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो 15 में से आपके जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो 1s2 यानी कि इलेक्ट्रॉन आपने फर्स्ट s ऑर्बिटल के अंदर क्या कर देना, फिलअप कर देना। नेक्स्ट आपके जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे
वो आपके 2s ऑर्बिटल के अंदर आ जाएंगे। तो इस तरह आप यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी 1s 2s। तो इस तरह आपने 15 में से 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, फिलअप कर दिए। अब नेक्स्ट आपके पास जो एनर्जी लेवल ऑर्बिटल आता है दैट इज 2p। अब आप लोगों की प्रॉब्लम है कि मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन p के अंदर आ सकते हैं दैट इज 6। तो आपने क्या करना है 15 में से जो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे वो 2p ऑर्बिटल के अंदर क्या कर देंगे, फिलअप कर देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास एनर्जी लेवल आता है दैट इज 3s। तो आपने अगेन 3s के अंदर क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, फिलअप कर देंगे। अगर यहाँ तक हम जितने इलेक्ट्रॉन फिलअप कर चुके हैं उन्हें सम अप करें तो हमारा 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, 3s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। तो इन्हें टोटल करें तो ये हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास ऑर्बिटल आता है 3p। तो उन 15 में से 12 तो हम फिलअप कर चुके हैं, बाकी 3 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं। वैसे मैक्सिमम p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन बचते आते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास रिमेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन है इसलिए हम उसे क्या करेंगे 3p ऑर्बिटल के अंदर फिलअप कर देंगे। तो इस तरह आप लोग फास्फोरस 15 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। नेक्स्ट हमारा इसी टेस्ट में सेल्फ का क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल बी इन m shell ऑफ एन एटम हैविंग एटॉमिक नंबर 15। अब यहाँ पे आपको एलिमेंट का नाम गिवन नहीं है, आपको एलिमेंट का एटॉमिक नंबर गिवन है। तो अभी हमने प्रीवियसली एक एलिमेंट फास्फोरस डिस्कस किया है जिसके अंदर आप लोगों को बताया गया था कि आपके पास एक फास्फोरस मौजूद है, उसका आप लोग एटॉमिक नंबर बताएं और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएं। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको एटॉमिक नंबर गिवन है, आपसे पूछा गया है कि उसका नाम। तो अभी हमें पता है कि ऐसा आपके पास एटम जिसका एटॉमिक नंबर 15 हो, वो एटम जो है वो हमारे पास फास्फोरस मौजूद है। इट मींस कि फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है, तो फास्फोरस के अंदर 15 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, मौजूद होंगे। और 15 इलेक्ट्रॉन की आप अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट शेल्स के अंदर लिखें, क्योंकि आप लोगों से जो आगे फर्दर इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन का है उसमें m शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन पूछे गए हैं कि वो कितने आएंगे। तो आपके पास टोटल 15 इलेक्ट्रॉन है, आप इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शेल्स के अंदर लिखें। आपके पास k l m n शेल्स क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। तो आप उन्हीं को डिस्ट्रीब्यूट करते जाए तरतीब वाइज। आपका फर्स्ट शेल k होता है, सेकंड l होता है और थर्ड m होता है। तो हम जानते हैं कि जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन k शेल के अंदर अकोमोडेट हो सकते हैं दैट इज 2। तो आपके 15 में से 2 इलेक्ट्रॉन k शेल में आ जाएंगे। फिर जो आपका l शेल है इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं। तो उन 15 में से 8 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो l में आ जाएंगे। तो k और l के टोटल इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 10 हो जाएंगे। जबकि हमारे पास जो थर्ड शेल है m, उसके अंदर मैक्सिमम तो 18 आते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास 18 अवेलेबल इलेक्ट्रॉन नहीं है, 15 में से k और l के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। बाकी हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि हमारे m शेल के अंदर क्या हो जाएंगे, अकोमोडेट हो जाएंगे। तो हमारे क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन ही यही है कि आपने ये बताना है कि आपका जो फास्फोरस है या 15 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट है उसकी m शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से वाज़ह हो रहा है कि हमारा जो m शेल है उसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, मौजूद होंगे। तो इसके क्वेश्चन का जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो हमारे पास आ जाएगा m शेल हैज 5 इलेक्ट्रॉन। इसी टेस्ट सेल्फ का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10 क्वेश्चन, व्हाट इज मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ शेल। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर बोर्ड के पेपर में ये पूछा गया है कि कोई भी आपके पास शेल हो उसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं, अकोमोडेट हो सकते हैं। तो किसी भी शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 2n²। अब यहाँ पे जो हमारे पास n है ये ऑर्बिटल नंबर है। अगर न्यूक्लियस के विद फर्स्ट ऑर्बिटल होगा तो उसके लिए n1 होगा, सेकंड होगा तो उसके लिए n2 होगा, थर्ड होगा तो उसके लिए n3 होगा, फोर्थ होगा तो उसके लिए n4 होगा। तो हमें 1 बाय 1 क्या करना है, हर एक शेल की इलेक्ट्रॉन कितने वो अकोमोडेट कर सकता है उसकी कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम ऑर्बिटल नंबर्स को 1 बाय 1 क्या कर लेंगे, पुट करके वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास k शेल वो फर्स्ट ऑर्बिटल है, तो n की जगह 1 वैल्यू पुट कर दी, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जो हमारे पास k शेल में होते हैं वो अकोमोडेट हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड शेल है जो कि l शेल है, उसके अंदर n की वैल्यू हमारे पास 2 है, 2 का स्क्वायर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है जिसे l शेल क्या कर सकता है, अकोमोडेट कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो शेल होते हैं m जो कि ये थर्ड ऑर्बिटल है, तो n की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी, 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई बाय 2 18। इट मींस कि जो हमारे पास m शेल है इट कैन अकोमोडेट 18 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट हमारे पास शेल होता है m, इसका जो नंबर है वो 4 है,
तो 4 का स्केल 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32 इट मींस कि हमारे पास जो n शेल होगा ये 32 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, अकोमोडेट कर सकता है। तो ये हमने टेस्ट रिजल्ट जो है वो डिस्कस किए हैं 2.1, 2.2 एंड 2.3। उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन्हें मैंने डिस्कस किया है। इसके अलावा अगर आपको टेस्ट रिजल्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।